तो और एक वैकेंसी आ गया। मैंने बोला था 2026 में 20,000 वैकेंसी आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। 2026 में अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे थे गेट 2026 के लिए, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि गेट जैसे एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपको पीएसयू एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियर सर्विस एग्ज़ाम के लिए लग जाना पड़ता है। मतलब ऐसे अगर बोले कि मैं एक साल में आईएएस फोड़ लूँगा, नहीं होता है। एक साल आपको गेट का प्रिपरेशन करना पड़ता है, बिकॉज द सिलेबस ऑफ गेट इज कम्प्लीटली एंड 100% जो सिलेबस ऑफ आईएएस के अंदर आता है। बट आईएएस में और मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। पीएसयू में क्या होता है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि सिलेबस ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपका गेट अगर आपने पढ़ाई किया डेवलप हो चुका है। अगर आपने गेट में अच्छा पढ़ाई नहीं किया तो कॉन्सेप्ट डेवलप करो, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो एंड उसके बाद एक एग्जाम दो। तो कोचिंग सीपीएड, जो कोचिंग सीपीएड है ये आपका मिनी रत्ना शेड्यूल कंपनी होता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसलिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है कोचिंग सीपीएड। तो अब मिनी रत्ना कंपनी है, इसलिए इसका जो पे स्केल है इसमें अगर मान लो आपको मिलेगा 90,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, मान के चलो। जैसे अगर ये नवरत्न हो जाता है, महारत्न हो जाता है तो उसका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसमें आपको 90,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। भाई प्राइवेट में तो 20,000 देने का तैयार नहीं है, तो इससे तो आपका इस एटलीस्ट इसका डबल ट्रिपल सैलरी है ही। उसके साथ साथ और सारे बहुत सारे बेनिफिट है जिसको अगर जोड़ेंगे तो जाके आपका 14 लाख कुछ सीटीसी बैठ रहा है। इसी ने लिखा है 14 लाख के आसपास सीटीसी है। तो सीटीसी 14 लाख है, तो सीटीसी तो अगर देखा जाए तो सीटीसी के हिसाब से तो आपका 1 लाख से ऊपर सैलरी होना चाहिए। भाई उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो आपको मिलेगा तभी अगर आप बीमार पड़ेंगे। क्या ज़बरदस्ती बीमार पड़ के हॉस्पिटल को पैसे देना है? तो वो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि जो सैलरी मिलेगा वो आपका 80,000 मान के चले, एंड उसके बाद तो फैसिलिटी शुरू होता है ना। तो फिर किस किस के लिए है ये पहले ही देखो। मैकेनिकल, जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री विद मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। लेकिन जो सबसे और भी इम्पोर्टेंट है वो है डेट। तो आपका जो डेट है वो ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें गलती किया तो उसके बाद आपका फॉर्म भरना भी कोई बेकार हो जाएगा। 28 जनवरी, आज हमारा 30 चल रहा है, 28 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया एंड 20 फरवरी को ख़त्म होगा। तो क्या हम 20 फरवरी तक बैठे रहे? नहीं, 20 फरवरी तक बैठना नहीं है, आपको अभी फॉर्म भर देना है, ठीक है? क्योंकि आप भूल जाओगे गेट के बाद, वो गेट का क्या आया नहीं आया, बच्चे उसी में फोकस करके बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा किसका है ना, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का 31। तो आपका जो 31 वैकेंसी है आप उसके लिए कॉम्पीट करेंगे। यानी एक कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। जो बच्चे कुछ दिन से मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा है पीएसयू के लिए, जैसे अभी बीएल का एग्ज़ाम हुआ, बीडीएल का एग्ज़ाम हुआ, ऐसे अभी सेल का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी जेई का होने वाला है, ये जितना भी एग्ज़ाम है उसका बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर क्वेश्चन आता है। इसके कारण आपको प्रिपरेशन करने के लिए मैं भेज दूंगा, मैं दे दूंगा स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर मैकेनिकल पार्ट। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें कि आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारे मैं आपको स्प्रेडशीट दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल हैव टू अंडरगो 1 year ट्रेनिंग ड्यूरिंग व्हिच द ट्रेनी विल बी पेड कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड 50,000। इफ रिक्वायर्ड द ट्रेनी विल बी रिटेन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स फॉर ऐसे बोला गया। तो इसका मतलब 50,000 रुपीज़ आपको पहला जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें 50,000 रुपीज़ ही मिलेगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने हिसाब किया कि बेसिक आपका 40,000 है, डीए जो डियरनेस अलाउंस है 51.8% है, आपका 20,000 हो जाएगा। एचआरए आपका कोचिंग में 20% है, 8,000 हो जाएगा। पार्सन अलाउंस आपका 35% है। तो टोटल मिला के 82,720 अब अभी बैठ रहा है। तो फिर 82,000 इंटू 12 करने से तो आ नहीं रहा है, तो सिटी से ऐसे कैसे हो जा रहा है?
क्योंकि इसमें सारे ऐड कर दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद आपको जो और अदर अलाउंस है सारे ऐड कर दिया जाता है। ये तो आपको सैलरी होता है, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ऐड करने से 14.92 लाख अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 14.92 लाख अप्रोक्सीमेटली कोचिंग CPET का। लेकिन ध्यान रखें एक केरला के आसपास पोस्टिंग होगा तो थोड़ा सा आपका उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो आपका मेथड है सिर्फ फेज 1 में बोला, देखो ऑनलाइन हम टेस्ट लेंगे, इसमें 40 मिनट का ड्यूरेशन में एंड 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें आपका 5 मार्क्स का रहेगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश रहेगा 5 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैंने पढ़ाता हूँ वो आपका 5 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का, सब्जेक्ट्स बेस 40 मार्क्स का एंड ईच क्वेश्चन कैरी। तो आपको 60 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई। 40 क्वेश्चन आपका मैकेनिकल का आएगा, 40 क्वेश्चन आपका मैकेनिकल का आएगा एंड आपका 20 क्वेश्चन जीएस, मतलब जीएस में करंट अफेयर्स भी आता है, जीएस करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आपका 5-5 10 क्वेश्चन जो मेरा एप्टीट्यूड पढ़ते हो उसका दोनों इसमें कवर हो गया। तो 40 एंड 10 मैंने कवर कर दिया। ये इंग्लिश एंड जीएस जो है आपको यूट्यूब से कवर करना है, तो टोटल 60 मार्क्स का कवर हो जाएगा। जैसे ही आपका ये सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जो 40 मार्क्स है, उसमें भी ऐसे कैटेगरी करके रखा है। जीडी आपका रहेगा 10 मार्क्स का, राइटिंग स्किल रहेगा 10 मार्क्स का एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा 20 मार्क्स का, टोटल मिला के 100 मार्क्स है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखे, जो बच्चे का इंग्लिश वीक है तुमने फॉर्म मत भरना। ये कोचिंग CPET है और एक केरला में है, तो ये लोग इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आपका इंग्लिश ही वीक है, कुछ बच्चे का है कि भाई मैं इंग्लिश वीक है, तो तुम्हारा जो राइटिंग स्किल है, ना तो तुम्हारा अच्छा राइटिंग स्किल है, ना तो तुम्हारा अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज का 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपका जो 10 मार्क्स का आ जाएगा। नॉट ओनली 10, ये जो पर्सनल इंटरव्यू है इसमें इंग्लिश विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो जो बच्चे इंग्लिश में हिचकी मारते हो वो बच्चे ये फॉर्म ना भरे, आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का सफिशिएंट वेटेज है। मतलब सर वेटेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आपका 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, बट ये जो आपका इंटरव्यू है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इफ़ यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश और नॉट। ओके, व्हाई इट इज़ नीडेड, क्योंकि ये CPET में क्या होता है कि बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसके केस में आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरत है। इसलिए ये लोगों ने इंग्लिश जो है इसको एक क्राइटेरिया रखता है। बट 10 मार्क्स का ही अगर बोलेंगे टोटल सिलेक्शन में, बट 10 मार्क्स इज़ नॉट ए वेरी इजी टास्क। यहाँ पे 10 मार्क्स है, वहाँ पे 5 मार्क्स है एंड इंटरव्यू में। तो मतलब क्या होता है, टोटल मिला के यहाँ पे एक इंग्लिश जो अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं चाहिए, जस्ट आप इंग्लिश में अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हो तो तब भरना। अगर आप इंग्लिश में बहुत हिचकी वाले बच्चे हो तो आप इस फॉर्म मत भरें, क्योंकि इसमें फी भी 1000 रुपये के आसपास है, इसलिए आप फॉर्म मत भरें। तो एकदम सीधा क्लियर कट मेरा इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको फॉलो करें कि आपका इंग्लिश में अच्छा होना एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल ही दिया भाई क्या कहा, लेकिन एक बहुत अच्छा बात किया है, मैकेनिकल के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब ये सारे जो है वो एलिजिबल हैं। बोला सर मेरा इसके अंदर भी नहीं आता है, तो आप फॉर्म मत भरो, क्योंकि ये लोग जो है स्ट्रिंजेंट होता है, रूल इज रूल। अगर ये आप देखेंगे कि मेरा 6 के अंदर नहीं आ रहा है, तो मतलब आप फॉर्म मत भरो, 1000 रुपया वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बात हो गया, इंग्लिश आपको अच्छा आना चाहिए एंड ये जो लिखा है इसके अंदर आपका ब्रांच आना चाहिए, मैकेनिकल तो आना ही चाहिए, मैकेनिकल तो आना ही चाहिए, इसका नहीं कि मैकेनिकल होगा तो नहीं होगा, मैकेनिकल जो है आपका आना ही चाहिए। उसके साथ साथ ये सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है, मतलब मैकेनिकल के साथ साथ जो आपका डिसिप्लिन है ये सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है, मतलब उसके जो एलाइड डिसिप्लिन है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो इसका मतलब मैकेनिकल प्लस दिस जो 6 है उसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन जो आना चाहिए। 65 मार्क्स आपका एवरेज, ऑन एन एवरेज, यानी कि यूनिवर्सिटी क्या दिया, एवरेज करके देखेंगे 65% मार्क्स आपका बिल्कुल आना चाहिए, तभी जाके बात होगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1000 नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्जेस वुड बी रिमिटेड यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट। तो आपका जो 10-12 रुपया ऑन बैंक वाले भी लेगा, तो टोटल मिलाकर आप मान सकता है कि इसमें 1000 रुपया तो आपको गया। ठीक है, 1000 रुपया फॉर दिस फॉर्म, 1000 रुपया तो आपका गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, नॉन रिफंडेबल है। अगर गलत भी है सही भी हो, पैसा तो वापस कभी नहीं देंगे।
तो अप्लाई करने के लिए आपको coachingcpr.in कैरियर पेज में जाना है, CSL कोचिंग के जाना है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका जो प्रोसीड्यूर है, जैसे आपने गेट का फॉर्म भरे थे सेम तरीके से इसका फॉर्म दिखता है, और उसका आपको एक के बाद एक आपको फिलअप करते रहना है, और कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको वहाँ भेजना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट भी आपका लिस्ट दे दिया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो जनरल कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी आप नहीं अटेंड करता है फिर वो पैसा वापस नहीं देगा कि मेरा एलिजिबिलिटी नहीं था, आपने फॉर्म भरा मैंने और उसके बाद अपने एग्जाम देने नहीं दिया तो मेरा पैसा वापस दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पैसा एक बार चला गया तो वन इज गॉन तो गन, ठीक है। कॉल लेटर, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आजकल बच्चे का क्या करता है ना, मेरा ईमेल आईडी का ठीक नहीं है, मेरा उसका ठीक नहीं है। भाई पहले एक मोबाइल नंबर फिक्स कर लो कि मैं इसी मोबाइल से कम्युनिकेट करूंगा जब तक मेरा नौकरी ना मिल जाए, और एक ईमेल आईडी फिक्स कर लो जो हम इसी ईमेल आईडी से चेक करेंगे। ईमेल आईडी के साथ साथ उस ईमेल आईडी का जो स्पैम फोल्डर होता है वो भी चेक करना पड़ता है एवरी डे कि मेरा कोई जो जितना भी आप फॉर्म भरेंगे, चाहे इस कोचिंग CPAT का, इसके बाद और भी 2-3 और एग्जाम है, तो सारे एग्जाम का अगर फॉर्म भरेंगे तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि एक ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप सबको देंगे, सारा फॉर्म भरने का एक ही ईमेल आईडी करना है, और एक मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है। तो इसमें क्या होगा कि, और उसी में व्हाट्सएप भी चलना चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, उसमें व्हाट्सएप भी चलना चाहिए, और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी हमेशा आपका ईमेल जो आपका इनबॉक्स होता है प्लस आपका जो स्पैम फोल्डर होता है, ये दोनों रोज चेक करना है, एक बार 5 मिनट के लिए खोलना है कि भाई कहीं से कुछ आ तो नहीं गया। उसके बाद जो आपका मोबाइल है वो तो आपका ऑन रहता ही है, उसमें आपको कभी भी कॉल आता है उसमें ट्रू कॉलर डाउनलोड करके रखो कि कोई अगर ऐसे कॉल आया था तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट्सएप तो आप देखते ही रहते हो, तो उसके चक्कर में टोटल मिला के हम सिस्टम बता रहा है कि जितना भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इतना सारे फॉर्म हो जा रहा है, सारा याद रखना मुश्किल है। अभी इतना सारे नंबर ऑफ फॉर्म हो जा रहा है, बच्चे कैसे याद रखें कि कौन कौन सा फॉर्म हमें भरना है, तो उसके चक्कर में आपका बहुत दिक्कत हो जा रहा है। इसलिए आप हमेशा फॉर्म भरे और एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, सो दैट हमारा ढूंढने में कभी दिक्कत ना हो, कभी मिस ना हो जाए। क्योंकि ये लोग कभी ना रिजल्ट निकाल देता है, कभी इंटरव्यू के लिए बुला लेता है, कभी अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता है। अगर जैसे मान लो एक बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं किया आपका कैंडिडेट कैंसिल। तो बंदा पहले रिटर्न दिया, फिर आपका इंटरव्यू दिया, फिर आपका क्वालिफाई किया, उसके लिए उसका मेल आया, 3 दिन तक वो मेल नहीं चेक किया, उसके बाद जाके उसका कैंडिडेट कैंसिल हो गया। उसके बाद जाके अभी बहुत सारे वो लड़ाई कर रहा है, बहुत सारे मतलब कोर्ट मोड चला गया, प्रेसिडेंट तक चला गया, मतलब बहुत सारे कुछ कर रहा है, बट कुछ नहीं हो रहा है कि भाई तुमको 3 दिन टाइम दिया गया था। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ईमेल खोलता ही नहीं हूँ, तो ऐसा ईमेल आपने दिए ही क्यों जो खोलते नहीं हो। इंडिया में क्या होता है कि जनरली बच्चे अभी ईमेल हम ही नहीं खोलते हैं। तो ईमेल अगर आप खोलते नहीं हो, जो ईमेल आप खोलते नहीं हो, ऐसी ईमेल आईडी आपने दिया क्यों? दैट इज कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो आपको एक दिन में एक बार तो खोलना है। तो ईमेल अगर बोला मैंने खोलता नहीं हूँ, तो फिर यूपी मतलब कोई भी एग्जाम, कोई भी आपका दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने खोला नहीं था, 3 दिन तक मैंने देखा नहीं था। तुम अगर हॉस्पिटल में एडमिट थे कि भाई मेरा दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे जो है आंख बंद करके बैठना पड़ा था, तभी आपको मानेंगे, नहीं तो कोई भी कंडीशन से नहीं मानेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ईमेल आईडी होना बेहद जरूरी है, एक ईमेल आईडी। और हमेशा ध्यान रखें, जो मैं भी जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ ये आपका वहीं से कॉपी किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि इससे करें। तो आपको जो ये जो लिंक दिया गया ये आपका coachingcpr.in, इसी को क्लिक करके इसी से आप क्या करना, जो अप्लाई करना, तो इसी से क्लिक करना, इसी से अप्लाई करना, सो दैट। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए मैंने क्लियर कट बता दिया हूं कि एप्टीट्यूड का कंप्लीट मटेरियल मैं दूंगा जिसमें 5-5 10 मार्क्स हैं। मैकेनिकल का कंप्लीट मटेरियल मैं दूंगा। अब बात हो रहा है सर आप कहां से देंगे, कैसे देंगे, तो उसके लिए मुझे एक व्हाट्सएप करना है कि सर कोचिंग CPAT के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बताइए कोचिंग CPAT के लिए क्या करना है। तो आपको ऐसे स्प्रेडशीट मिलेगा लाइक दिस, जैसे अभी देख रहा है कि अभी जो हमारा चल रहा है उसका मैं आपको दिखा देता हूं, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे मान लो सेल, जो सेल का है, सेल का पेपर मिलता नहीं है, इसलिए हमने सेल का मॉडल टेस्ट बनाया, एंड उसके बाद सारे आपका शॉर्ट नोट्स दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है PSU के लिए, जो शॉर्ट नोट्स है वही पढ़ना पड़ता है, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो शॉर्ट नोट पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। एक RRB JEE, सर RRB JEE के लिए भी सेम है, ठीक है, जो RRB JEE होता है उसके लिए भी आपका सेम है। इसके बाद आता है आपका UPPSC,
उसके बाद आपका मॉयल, सारे का जैसे स्प्रेडशीट आप देख रहे हैं ऐसे आपका एक स्प्रेडशीट इसका भी बना दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली यहीं से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके लिए मुझे एक व्हाट्सएप करना है और उसके लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, कैसे कौन सा व्हाट्सएप करना है, कैसे व्हाट्सएप करना है। बिफोर गोइंग टू दैट स्कैन दिस QR कोड, जो आपका QR कोड ऑन किया उसको स्कैन करो। ये 1 फरवरी को एक अनअकैडमी का टेस्ट होने जा रहा है और ये टेस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट मुझे लगता है लास्ट मॉक टेस्ट ऑफ अनअकैडमी, तो इसका फुल सिलेबस टेस्ट होगा और जो गेट 2026 का एस्पिरेंट है वो इसके लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो ये जो QR कोड मैं दिखा रहा हूँ इससे क्या मिलेगा ना, इससे क्या मिलेगा कि आपको दिख जाएगा जैसे आपने ये QR कोड स्कैन करेंगे वो सेम QR कोड है जो आपके सामने ओपन है, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कीम दिख जाएगा। तो 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन कौन लेता है, ये पैसा घट रहा है क्योंकि मेरा खुश रॉ कोड लग जा रहा है, इसलिए पैसा घट के ऐसे हो जाएगा खुद ही। 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे जो कॉलेज का पढ़ाई हमारे साथ करना चाहता है। ये होता है थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है जो कॉलेज का पढ़ाई प्लस गेट का पढ़ाई हमारे साथ करना चाहता है, वो लेता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। ये कौन लेता है, जो 4th ईयर है, पास आउट है, वो वाला बच्चे। तो इसमें आपका और भी प्लान है, जैसे 1 मंथ का भी प्लान है, तो ये भी आप टेस्ट करने के लिए देख सकता है। और ये देखो आपका 12 मंथ में 1 मंथ फ्री है, 24 मंथ में 1 मंथ फ्री है और 36 मंथ तो 36 मंथ है। और आपका पेमेंट देख रहा है कितना कम है, 9,999 में आपका मिनिमम मिल रहा है। इसके साथ एक आइकॉनी होता है, आइकॉनी में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है क्योंकि आइकॉनी में अनअकैडमी का मेंटर आपको मिलता है। तो क्या मैं मेंटर नहीं बन सकता, मैं बनता हूँ मेंटर 30 स्टूडेंट का पर ईयर। तो आप अगर मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन करना चाहता है, इसके लिए दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द नंबर, मुझे व्हाट्सअप करना है तब होगा। और यही नंबर है, आप सेव कर लो। आपको जो कोचिंग CPET का स्टडी मटेरियल चाहिए, कोचिंग CPET का एप्टीट्यूड का जो मटेरियल चाहिए, सब कुछ मैं आपको एक स्प्रेडशीट में दे दूंगा। फिर आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सीधा इतनी बात है। मतलब आपको पूरा के पूरा मैकेनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको बनाना नहीं है, मैं दे रहा हूँ आपको, पूरा के पूरा प्रैक्टिस का लिए मैं दे रहा हूँ। तो फिर ये सब अगर आप देंगे तो आपका कोर्स कौन खरीदेगा ठीक है, अगर आप ये सब सारे दे देंगे तो कोर्स कौन खरीदेगा। तो ये आपका QR कोड है, स्कैन करो, आपको पता चलेगा क्यों मेरा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। एक्चुअली 1 साल में ऐसे PSU आता ही रहेगा। ये जो आप एक PSU का बात कर रहे हो, ऐसे एक नहीं, ऐसे एक PSU तो आप दिखा रहा था ना, अभी सेल आ गया, RRB जे आ गया, इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर आ गया, उसके बाद आपका कौन सा आ गया, मॉयल आ गया। तो मतलब कितना आ गया, MOIL आ गया, फिर अभी आपका इस कोचिंग CPET वाले आ गया। तो फिर एग्जाम ही एग्जाम आ रहा है, अभी BDL हो चुका है, BL का एग्जाम हो चुका है। तो मतलब क्या है कि आप जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल तरीका से होता है। कैसे, जैसे आपने कुछ भी पढ़ाई करने गया और उसमें आपने देखा कि हो कुछ नहीं रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये होगा। और जो सिलेक्शन होना और ना होना में वही डिसाइड कर देता है, आपका सिलेक्शन होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब कौन, ये जो क्वेश्चन आपका हो नहीं रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि हर बच्चे प्रैक्टिस करता है, हर बच्चे पढ़ता है, बट एक लिमिट के बाद उसका मार्क्स बढ़ना बंद हो जाता है। आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें कभी 5 मार्क्स कभी 10 मार्क्स आपके साथ भी होगा, शुरू में ऐसे होगा, कभी 5 मार्क्स कभी 10 मार्क्स काट ऑफ आपका पान नहीं हो रहा है, 5-10 मार्क्स में रह जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है। 1-2 है जो एक्सेप्शनल होता है, निकल जाता है, ठीक है, वो तो 1-2 हमेशा एक्सेप्शनल होता है, बट ज़्यादातर जो है एक्सेप्शनल नहीं होता है। उसमें क्या होगा, ज़्यादातर बच्चे जो है उसमें फंस जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है, मैं पढ़ तो रहा हूँ कि फिर क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। तब आता है एक्चुअल प्रैक्टिस का बात, कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ रहे हो और वो आपको ढंग से समझ में आया नहीं, कोई आपने टेस्ट दिया, उस क्वेश्चन ढंग से समझ में आया नहीं, तो सबसे पहले आपको मेरा स्प्रेडशीट ऑन करना है। और स्प्रेडशीट ऑन करने के बाद, ये स्प्रेडशीट क्लास का है, मेरा यहाँ पे पूरा लेक्चर है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा मेरा एक कास्टिंग का है, तो आपने पहले कास्टिंग खोला, आप देखो ये लेक्चर के साथ साथ लिखा है उस दिन मैंने उस क्लास में क्या डिस्कस किया।
तो आपने देखा कि मेरा जो क्वेश्चन का गलती हुआ, आपको देखना होगा कौन सा टॉपिक था जिसमें गलती हुआ। आपने देखा मेरा राइजर का गलती हुआ, कि मेरा टॉप गेट का गलती हुआ, पोरिंग टाइम का गलती हुआ, कौन सा चीज में तुम्हारा गलती हुआ पहले ये देखना है। जिस चीज में गलती हुआ सिर्फ उसी लेक्चर को खोलना है और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने उसके लिए लॉगिन करना है। अब लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूआर कोड मैं दिखा रहा हूँ, एक क्यूआर कोड से आपके पास 1 साल का सब्सक्रिप्शन रखना है। ये नहीं कि आपको इस कोचिंग सीपीएट के लिए अलग सब्सक्रिप्शन, उसके लिए अलग, कुछ नहीं करना है। 1 सब्सक्रिप्शन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट थिंग आपको मिल रहा है। 1 सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको गेट का भी पढ़ना है, वो गेट का भी हम पढ़ा रहे। उसके साथ साथ जो गेट पढ़ाई कर लिया, जो बच्चे बोला कि नहीं मुझे तो सिर्फ पीएसयू के लिए पढ़ना है, तो तुमको पूरा नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ वो पढ़ना है जो टॉपिक में आपका दिक्कत होगा, जो टॉपिक में आपका गलती होगा, उतना ही पढ़ना है। और ये चीज क्या होता है, सारा दिन वही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, गलती हो गया तुरंत यहां से देख लेना है। क्या देख लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मेरे साथ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन रहता है, मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन रहता है। तो जो बच्चे पीएसयू का एग्जाम देने जाता है, उसका आके फिर बोलता है कि सारे क्वेश्चन मंडल का दीन से आ गया, एप्टीट्यूड सारे मंडल मेरे से आ गया, और सारे जो टेक्निकल क्वेश्चन है ऐसा गया। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको 60 मार्क्स का 60 मार्क्स नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ मेरे से पढ़ोगे तो 50 मार्क्स का क्वालिटी होगा, क्योंकि मैं जीएस का एंड इंग्लिश का कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास एप्टीट्यूड रीजनिंग पूरा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा मैकेनिकल का जो 40 मार्क्स है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आउट ऑफ 60 मार्क्स 10 मार्क्स का आपको यूट्यूब से पढ़ना है, बाकी जो आपका 50 मार्क्स है आपको इससे पढ़ना है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम होता है उसका हमने प्लान करता है, प्लान करके आपको दे देता है पूरा, ये चीज़ कर लो, और उसके बाद एक सब्सक्रिप्शन अब 1 साल का रखो, 1 ईयर के अंदर अंदर आपका नौकरी हो जाएगा। क्योंकि अभी दिस ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 20,000 के आसपास वैकेंसी टोटल गवर्नमेंट में आ रहा है। और एसएससी जेई, आरआरबी जेई सारे मिला के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है जहाँ पे एलिजिबल होंगे 20,000, और पूरा देश में जो नौकरी मांग रहा है अब ये 60,000 मैकेनिकल इंजीनियर नौकरी मांग रहा है। तो आप 60,000 के अंदर आपको 20,000 माना पड़ेगा, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने वो 40 में रह जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 20,000 के अंदर आए कैसे ना, इस तरह से इंप्रूव करके। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, जो चीज़ में हमारा गलती हो रहा है उसको समझना है। पता कैसे लगा गलती हो रहा है, तुम टेस्ट दोगे, पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी तक पता चल जाएगा ये हमें समझ में नहीं आता है। और जैसे ही समझ में नहीं आएगा तो मेरा नोट खोलोगे, मेरा क्लास खोलोगे, मेरा क्लास खोलने से क्या होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट प्लस उसके साथ जितना आज तक धरती में क्वेश्चन है सारे मैंने डिस्कस करके रखता हूँ। ऐसा नहीं होता कभी भी देखो कोई टॉपिक है, ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया, जो टॉपिक पढ़ाया उसके बाद आपका क्वेश्चन 71 गेट 2023, क्वेश्चन 72, क्वेश्चन 73, आपका राइजर डिजाइन का क्वेश्चन 76, आपका क्वेश्चन 77 दिख रहा है। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करा देता है जो दुनिया में आता है। अब जो कॉन्सेप्ट आपका गलती हो रहा था, अगर आपने इस तरह से एक बार कर लिया, उस तरह से अगर आपने समझ लिया, क्या आप दोबारा गलती होगा? नहीं होगा। अब इस तरह से अगर सारा चीज़ का समझ लिया जाए तो क्या आप कभी गलती होगा? नहीं होगा। यही चीज़ तो मैं तब से बता रहा हूँ। तो मतलब आपको जो करना है, पहले तो डेट फॉलो करें कि भाई फॉर्म भरना है। क्या गेट से पहले ये सब करना है? नहीं नहीं नहीं, जो बच्चे गेट दे रहे हो पहले गेट दे के आओ, जो बच्चे गेट एग्जाम दे रहे हो गेट दे के आओ, उसके बाद ये प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये डेट आपको हमेशा फोकस करना है, डेट आपको हमेशा याद रखना है। एंड द डेट इज सिंपल कि आपको जो लिख के दिया है 28 जनवरी से शुरू हुआ, 20 फरवरी तक ये चलेगा। ये 20 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। लेकिन आपको केरला जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, और जिस बच्चे का वो नहीं है, मतलब इंग्लिश में अच्छा पकड़ नहीं है, उस बच्चे को मैं सलाह देता हूं कि आप इसमें अप्लाई ना करें। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और ये ज़रूरत इसलिए है कि नौकरी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये नौकरी आपका सरकारी मतलब दूसरा कंट्री का लोगों के साथ बार बार कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो यू नीड इंग्लिश। और इवन इफ आपका जो राइटअप है, राइटिंग स्किल है, वो भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो आज के ज़माने में चैट जीपीटी आ गया, आप उससे भी लिखा सकते हो, बट वो भी क्या लिखेगा वो आपका इनपुट से ही डिपेंड करता है। ये जो रोबोट है, एक्चुअली चैट जीपीटी है, ये सारे रोबोट है ना, इस रोबोट में अगर आप डेटा फीड करोगे तो आप क्या दे रहे हो उसी से उसका रिजल्ट मिलता है।
तो वो क्या आप दोगे, कौन कौन सा अवार्ड दोगे, उस हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो अगर आपने ChatGPT भी यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करके अगर अच्छा कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या होता है कि राइटिंग स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसको लिखने के बाद आप उसको रिफाइनमेंट कर सकते हो, उसको करेक्शन कर सकते हो, उसको और ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो, इसके लिए काम कर जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला 2 लाइन में लिख नहीं सकता हूँ, ये जॉब में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दिस जॉब यू हैव टू 100% फोकस ऑन दिस। ठीक है, आपको इस जॉब के लिए 100% फोकस करना पड़ेगा। टेक्निकल 40 क्वेश्चन मैंने बता दिया, एप्टीट्यूड एंड ये 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया, दैट्स ऑल। और आपको एक व्हाट्सएप करना है, दिस इज द नंबर, ये नंबर सेव करें क्योंकि ये नंबर आपको सारा जिंदगी भर काम आएगा। जब तक आपका मतलब कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करना है मैकेनिकल का, तो तब तक आपको काम आएगा। तो इसलिए ये नंबर आप सारे बच्चे सेव कर लें, दिस इज द नंबर जो आपको सबको सेव करना चाहिए। अगर आपने सब लोग मिल के सेव कर लेंगे, उसके बाद आपका जो भी चीज़ चाहिए आपको, सर मुझे शॉर्ट नोट भेज दीजिए, शॉर्ट नोट। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई पैसा लगेगा। देखो आपको मैं जो ये दे रहा हूँ, लेक्चर जो आपको दे रहा हूँ, उसी का हम पैसा लेता है। आपको ये नहीं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके लिए पैसा दे दो, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट देना उसके लिए पैसा दो, इस टाइप का कुछ भी विषय यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल देना दे दो, स्टडी मटेरियल भी फ्री रहेगा, क्वेश्चन भी फ्री रहेगा, आपका सब कुछ फ्री रहेगा। सिर्फ मेरा जो लेक्चर है वो फ्री नहीं है। बोला सर क्यों नहीं है, वो भी फ्री कर दीजिए। भाई फिर हम कैपिटलिज्म वर्ल्ड में कहाँ जाएंगे। और दूसरा बात होता है, इंडिया में आपको पता होगा कि गुरु दक्षिणा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर आपने गुरु चुना और गुरु दक्षिणा नहीं दिया, तो इसका मतलब जो उससे सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा जो मतलब ये है पुराना जो हमारा जितने भी पूर्वज हैं, उन लोगों ने क्या किया, गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। क्यों, लोग यूट्यूब में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ पा रहा है पढ़ कहाँ पा रहा है, यूट्यूब में तो मोस्टली सारे कंटेंट आ गया, फिर पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि तुम जब तक गुरु नहीं मानोगे तब तक वो बात नहीं आता है। क्योंकि पढ़ना एक ना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब वो पढ़ना जो है उसका डिफिकल्टी ओवर का काम करने के लिए तुम्हारा कुछ जो है पैसा देना जरूरी है। अब वो पैसा अगर आपने दिया तो उसके बाद आपका जो है वो आपने आप मोटिवेशन आएगा कि इतना पैसा मैंने दिया हूँ, फिर मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वो पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर बच्चे पढ़ते भी हैं। तो आप समझ में आया कि क्या गेम है, क्या दिक्कत है, क्या क्लियर है सबको। तो इसलिए क्या होता है कि जो पेमेंट है, अगर आपने बोला मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ऐसे आपका जो मटेरियल तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, बट वो जो वीडियो है वो आपको फ्री में नहीं, मेरा लेक्चर फ्री में नहीं है। और वो लेक्चर कैसा है, वो लेक्चर ऐसा है कि हर टॉपिक के साथ कितना सब्जेक्ट का 17 सब्जेक्ट का हर टॉपिक के साथ हमने क्वेश्चन दे रखा है। हर टॉपिक के साथ मतलब क्या होता है कि जो डिस्कस करते हैं हम क्लास में, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। भाई थोड़ा बहुत पढ़ के तो कुछ होगा नहीं। कल एक बच्चे बता रहे थे कि सर वो जो हमारा बाकी जो टीचर है वो लोग जो इसका नीट का और इसका बात हो रहा था IIT का, मतलब सर वो तो क्वेश्चन मतलब वो इसलिए सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है कि उन लोगों को जस्ट सिलेबस खत्म करना होता है। मैंने कहा सिलेबस खत्म करके होगा क्या। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उससे पता चलेगा कि किसका मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार देख लो, फिर क्लियर हो जाएगा। जस्ट सी दिस, एक्चुअल कोचिंग का हाल देखो क्या है। के बाद फिर 3 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है वो महामूर्ख है, मूर्ख नंबर 1 है वो। सोच समझ के बोल रहा हूँ, पहली बार आया हूँ, मूर्ख बोलना अच्छी बात नहीं है, पर इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी की सवाल, मैक्सिमम टाइम थ्योरी हो रही है। सवाल तो शायद ऐसे समझ लो 5.5 घंटे में से आधे पौन घंटे के होते हैं। जब तुम यहाँ 5.5-6 घंटे थ्योरी पढ़ लेते हो, फिर घर जाके 3-4 घंटे थ्योरी क्यों पढ़ते हो भाई। एग्जाम में थ्योरी थोड़ी आएगी, थ्योरी आएगी कि सवाल आएगा। बच्चों को लगता है मैं अच्छे टीचर से पढ़ लिया मेरा सिलेक्शन हो गया। अबे नहीं होगा, अच्छे टीचर तो यूट्यूब पे पढ़ लेता। अरे तेरे को प्रैक्टिस करनी है, तेरे को इकोसिस्टम चाहिए, तुझे एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए तू यहाँ पे आया है। तो आपको अभी समझ में आ गया कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका एक्चुअल हालत क्या दिख गया कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। वो आपको खुद को करना है। एग्जाम सेंटर में थ्योरी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन क्यों इंटीग्रेट नहीं किया गया। तब जाके कुछ लोगों का दिमाग में आता है कि अच्छा थ्योरी के साथ क्वेश्चन अगर इंटीग्रेट कर देंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा कंप्लीट करने में सिलेबस। मेरा सवाल है कि बच्चे कॉलेज में जब पढ़ते हैं
बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको पास करना होता है, तो सिलेबस कंप्लीशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। कोचिंग में सिलेबस क्यों कंप्लीट करना है? कोचिंग में तो इसलिए पढ़ा जा रहा है कि भाई सिलेक्शन हो। जब टीचर को पता है सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। 19 ईयर से मैं किया करने के बाद ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं दे पाया हूँ। जो मेरा स्टडी मटेरियल होता है, ऐसे जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, मेरा स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमने ये किया, सिर्फ हमने ये दिया। तो आप देखेंगे कि मेरा स्टडी मटेरियल होता है, इस स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे कि सब कुछ रहता है, थ्योरी, क्वेश्चन, सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब आप देख सकता है कि जैसे कोई भी हमने थ्योरी पढ़ाता है, थ्योरी के साथ साथ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इस कॉन्सेप्ट के साथ आज तक इस धरती में क्या क्वेश्चन है सारे इंक्लूड कर दिया जाता है, और एवरी डे हम अपडेट करते हैं, सो दैट कि जो भी क्वेश्चन जहाँ पे, जैसे अगर कोई भी एग्जाम होता है, कुछ भी एग्जाम होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ए वाला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा लोकेशन में इसको ऐड करना है, तो हमने वही लोकेशन में वो क्वेश्चन ऐड कर देता है जिस लोकेशन में वो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये जो चीज है इसके लिए एवरी डे अपडेट करना पड़ेगा। और थ्योरी पढ़ाने के लिए क्या होता है कि एक बार थ्योरी बना लो, नोट बना लो, उसी को चटाते रहो। तो स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है इस तरह से कि सिर्फ हम थ्योरी पढ़ाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन घर में जाकर कर लेना है। आपको सारे, मतलब आप स्टूडेंट को ऊपर सारे छोड़ दिया कि तुमको सारे जगह घर में कर लेना है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, वो कुछ ऐसे उल्टा सीधा दे दिया, उसको भी पता नहीं क्या है। तब जाके आता है मेरा क्लास कि मैं 19 ईयर से मैं खुद से कर रहा था, 15 ईयर्स। फिर हमारा मेरे साथ एक टीम है, तो मेरा टीम भी है, अभी काम करता है। तो मेरा टीम 4.5 ईयर से मेरा टीम एंड मैं सारा दिन रात लग के ये कंफर्म कर दिया कि जो क्वेश्चन चाहिए, जो थ्योरी चाहिए, उसके साथ ऐड कर दिया जाए, सो दैट बच्चे को इधर उधर ढूंढने का जरूरत ना पड़े। इसी को पढ़ना है, इसी को प्रैक्टिस करना है, और इसी को टेस्ट बार बार देना है, और उसके बाद भूलेंगे तो उसी को बार बार रिवीजन करना है। एग्जाम देने जाना है, सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। जैसे कोचिंग सीपीएड में आपका 40 मार्क्स मैकेनिकल का आएगा, 10 मार्क्स मेरा एप्टीट्यूड इसका आएगा। ये सारे के सारे अभी से मैं गारंटी देता हूँ कि जो मेरा जो नोट है उससे आ जाएगा। ऐसे कैसे? यही तो 19 साल से किया हूँ। आईएएस छोड़ के यहाँ पे घास काटने थोड़ी आया हूँ, ठीक है। वो ऐसे जो मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, वो जॉब आपका मिलना जो है आपका मतलब तेल निकल के आ जाएगा। आपको अगर वो जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई करना, उसके बाद टॉप रैंक लेके आना, उसके बाद रेलवे में ज्वाइन करना, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ही किया हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, नहीं तो और कोई नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूँ सुन लो। तो जो आपको करना है कि दिस इज द नंबर, ये आप मैसेज, इसमें मैसेज करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे भेजेंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऑल मटेरियल एवरीथिंग, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।